Assalamualaikum students of class 9. Welcome to online class. I hope you all are healthy and safe. So today we will start chapter number 3 office automation. चैप्टर नंबर 3 के रिड्यूस सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो हैं MS वर्ड, पेज लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, अरेंज ग्रुप, टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी, MS एक्सेल यूज़र इंटरफेस, फॉर्मूलाज एंड चार्ट्स। तो बेसिकली ये चैप्टर है ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में। हमने ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें एज ए स्टूडेंट और एज ए ऑफिस एम्प्लॉय वर्क करते हैं, जिनमें हमें प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प मिलती है, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प मिलती है, अपनी लिस्टिंग करने में हेल्प मिलती है। अगर हमें किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है तो उसके लिए प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि 5 टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं। एक पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS आउटलुक। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ उनमें से 2 पढ़ेंगे, एक MS वर्ड और MS एक्सेल, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे हमें सिर्फ इन 2 की ही ज़रूरत होती है, बाकी सब की हमें ज़्यादातर ऑफिस लेवल में जाके ज़रूरत पड़ती है, स्टूडेंट लाइफ में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आते हैं MS वर्ड। Microsoft Word is one of the most famous word processing software. It was first released and made public in early 1980s by Microsoft. It allows its user to type text and manipulate it. MS Word first introduced the concept of WYSIWYG, what you see is what you get, by introducing text formatting and document preview exactly as we would get it on a paper. It has advanced features like tables, images, advanced formatting and reviewing that give its user the ability to customize their documents as required. Even most of this book has been written, edited and formatted on MS Word. Latest version of MS Word comes as a part of Microsoft Office suite, which includes other software as well like MS Excel and MS PowerPoint. MS Word is still most widely used word processing software in the world. We will be using MS Word 2010 version in this chapter. तो आप लोगों को पता है कि MS Word का जो हमने ब्रीफ डिस्कशन दिया था चैप्टर 2 में, उससे हमें पता है कि MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, यानी उससे हम अपनी लिखने वाली चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। अब पुराने दौर में इस काम के लिए क्या यूज़ होता था? टाइपराइटर यूज़ होता था। हम अपना पेपर डालते थे और उससे टाइप करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। लेकिन आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना मुश्किल होता था। पेज लगाना पड़ता था, फिर उस पर टाइप करना पड़ता था, देन पेज ख़त्म हो गया तो दूसरा पेज लगाएं। तो उसके मुकाबले में आजकल जो चीज़ फेमस है वो MS वर्ड है, क्योंकि इसमें ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती, हमें पेजेस नहीं लगाने पड़ते, हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। उसके अलावा MS वर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम उसमें अपनी मर्ज़ी से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। हम फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं, हम बड़ी राइटिंग में लिखना चाहते हैं तो हम बड़ी राइटिंग में लिख सकते हैं, हम अलग राइटिंग से लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस डाल सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स में चार्ट डाल सकते हैं। तो जिस तरह का हम डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं हम वैसा बना सकते हैं। इसके अलावा MS वर्ड से हमें जो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है वो ये है कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है प्रिंटिंग के बाद भी बिल्कुल वैसा ही प्रिंट होके आएगा। तो आपको ये टेंशन नहीं रहती कि ये प्रिंट देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन प्रिंट होने के बाद पता नहीं क्या होगा, ऐसा दिखेगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही प्रिंट होके आ जाता है। आजकल ज़्यादातर MS वर्ड ही यूज़ हो रहा है। इवन ये बुक भी MS वर्ड के थ्रू ही लिखी गई है और ज़्यादातर बुक्स MS वर्ड के थ्रू ही लिखी जाती हैं। अब हम MS वर्ड्स के कुछ फीचर्स और कुछ टैब्स वगैरह पढ़ेंगे। Page layout tab. The page layout tab allows user to control the look and feel of his or her document. User can get margins, apply themes, control page orientation and size, add sections and line breaks, display line numbers and set paragraph indentation and lines. The page layout tab has 5 groups of related commands, namely themes, page setup, page background, paragraph and arrange. पेज लेआउट टैब। तो लेआउट का मतलब ये होता है कि तरतीब, यानी हमारे पेज में किस तरतीब से हमें चीज़ें दिखेंगी उसकी सारी सेटिंग कहाँ से होगी? पेज लेआउट टैब से। हमें अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन्स डालने हैं या हमें उसमें लाइन नंबर्स डालने हैं या पैराग्राफ की कोई भी सेटिंग करनी है तो वो सारी सेटिंग हमें कहाँ पे मिल जाएगी? पेज लेआउट टैब पे। यहाँ पे अपनी हम थीम्स वगैरह, बैकग्राउंड पेज का क्या होना चाहिए, ये सब भी सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने पेज की साइज़, पेज की ओरिएंटेशन यानी पेज में हमें कैसा लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है या वर्टिकल लिखना है, ये सब सेटिंग भी हमारी पेज लेआउट टैब से होगी। अब पेज लेआउट टैब
ये हमने पढ़े कि 3 कमांड्स होते हैं, थीम ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप और पेज बैकग्राउंड ग्रुप। थीम्स ग्रुप आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, आपके रिड्यूस सिलेबस में है पेज सेटअप ग्रुप और पेज बैकग्राउंड ग्रुप। तो चलिए पेज सेटअप ग्रुप पढ़ते हैं। पेज सेटअप सेटिंग्स हेल्प अस सेट द पेज लेआउट प्रॉपर्टीज सच एज मार्जिन्स, orientation and size. The setting in this section are often applied through the document. अब पेज सेटअप यानी इसमें तकरीबन जो सेटिंग होगी वो पेज के से रिलेटेड होगी। जैसे पेज में मार्जिन क्या होनी चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, पेज का साइज, ये सब। इसमें बैकग्राउंड और थीम की सेटिंग इस वाले पार्ट में नहीं होगी। इसमें सबसे पहले आ जाता है मार्जिन्स। अ मार्जिन इज द एरिया और स्पेस between the main content of a page and the page edges. This button is used to change the margins of the entire document or selected section. अब हम कॉपी में भी जब काम करते हैं तो हम उसमें मार्जिन्स बनाते हैं। मार्जिन बेसिकली होता ही है, वो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है जो हम कॉर्नर्स पे छोड़ देते हैं। यानी अगर हम यहाँ से, आप देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना स्टार्ट किया गया है, तो ये चीज़ क्या हो गई, मार्जिन हो गई। इस तरफ भी आप देखें ये जगह छूटी हुई है, तो ये क्या हो गया, मार्जिन। तो हम इसमें अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा मार्जिन चाहिए हम वो सेटिंग करेंगे, अगर हमें छोटा मार्जिन चाहिए हम वो सेटिंग करेंगे, और अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट के लिए मार्जिन्स नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि उसमें मार्जिन, तो हम नो मार्जिन्स का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, पेज orientation, a print orientation is the placement of contents on a paper. This button sets the contents of the page or section in portrait, vertical और landscape horizontal layouts. अब ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हम अपनी पेज सेटिंग देखते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट पेज में लिखना कैसे चाहते हैं। आइदर हम वर्टिकल लिखना चाहते हैं जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरह, या हम हॉरिजॉन्टल लिखना चाहते हैं इस तरह। हॉरिजॉन्टल व्यू में हम यू लिखते हैं। तो वर्टिकल व्यू को क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट व्यू, जिसमें हम वर्टिकली लिखेंगे, और हॉरिजॉन्टल व्यू को क्या कहते हैं, लैंडस्केप व्यू, जिसमें हम यूं लिखेंगे। Size. The size button is used to choose the size of paper for current section or entire document. अब साइज में हम अपना पेज की साइज सेलेक्ट करते हैं। किसी किसी डॉक्यूमेंट के लिए हमें A4 साइज चाहिए होती है, जो प्रिंट साइज होती है वो चाहिए होती है। किसी किसी डॉक्यूमेंट के लिए हमें छोटे पेजेस चाहिए होते हैं, छोटी साइज चाहिए, तो वो हम साइज इस बटन से चूज करेंगे। कॉलम्स, दिस बटन इज यूज्ड टू स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू 2 और मोर वर्टिकल कॉलम्स। अब आप लोग अगर कभी न्यूज़पेपर देखें तो उसमें आपने देखा राइटिंग का स्टाइल कितना चेंज होता है और एक पेज पे अलग अलग कॉलम्स में लिखा होता है, तो ये सेटिंग यहाँ से ही होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट 2 कॉलम्स में लिखा जाए तो उसकी सेटिंग हम यहाँ कॉलम्स में करेंगे। उसके बाद फिर हम जितने कॉलम्स चाहें उतने कॉलम्स एक पेज पे बना के उनमें लिख सकते हैं। ब्रेक्स, ब्रेक बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट पेज, सेक्शन और कॉलम ब्रेक्स इन द डॉक्यूमेंट। अब कभी कभी ये होता है कि हम पेज पे थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद पेज हमारे पास बच जाता है, लेकिन हम वहाँ से अपना नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट नहीं करना चाहते, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक अगर हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगाने से होता ये कि यहाँ पे जो भी हमारा पेज बच गया उसमें नहीं लिखा जाएगा बल्कि नेक्स्ट पेज से लिखा जाएगा। लाइन नंबर्स, दिस बटन इज यूज्ड टू ऐड लाइन नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में ये भी बताना है कि आपने कितनी लाइंस लिखी हैं, जैसे कुछ कुछ असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो टीचर्स कहती हैं कि आपकी इतनी लाइंस होनी चाहिए, 300 लाइंस कैसे होने चाहिए, 500 लाइंस कैसे होना चाहिए, तो आप वो कैसे देखेंगे, आप लाइन नंबर्स डाल सकते हैं, उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि एक पेज पे आपकी कितनी लाइंस आ रही हैं। हाइफिनेशन, दिस बटन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ हाइफिनेशन इन द डॉक्यूमेंट शुड बी अप्लाइड। अब हाइफिनेशन के पहले तो हमें पता होना चाहिए हाइफिनेशन होता क्या है। कभी कभार हम जब एंड में वर्ड लिख रहे होते हैं तो वर्ड इतना बड़ा होता है कि वो यहाँ से जगह छूट जाती है और नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, जो कि किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, तो हम हाइफिनेशन लगा सकते हैं जिससे हाफ वर्ड इधर ही लिखा जाएगा और उसका अगला हाफ इधर लिख जाएगा और यहाँ पे एक डैश करके डल जाएगा, इसको कहते हैं हाइफिनेशन। तो अगर आप ये सेटिंग करना चाहते हैं तो आप हाइफिनेशन सेटिंग कर सकते हैं, उससे फिर आपका वर्ड लाइन चेंज नहीं करेगा बल्कि स्प्लिट हो जाएगा और उसके आगे हाइफिन का साइन आ जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं हम पेज बैकग्राउंड ग्रुप। दीज सेटिंग आर यूज मोस्टली फॉर स्पेशल डॉक्यूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट्स, इन्विटेशन, ब्राउचर्स, एसेज एक्सेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 buttons नेमली वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। अब पेज बैकग्राउंड ग्रुप, बैकग्राउंड वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इसमें पेज की सेटिंग नहीं होगी बल्कि पेज का जो बैकग्राउंड है उसकी सेटिंग नॉर्मली होगी। अब मैंने आपको बताया कि MS वर्ड से हम अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं, लेटर्स, एप्लीकेशंस, ब्राउचर्स, इन्विटेशन कार्ड्स। तो
इनविटेशन कार्ड आपने देखा है कितने कलरफुल होते हैं, पीछे बैकग्राउंड में कलर होता है, ब्यूटीफुल बॉर्डर्स होते हैं और अलग अलग चीज़ होती हैं। तो वो सब हम कहाँ से जाएंगे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप से। वाटरमार्क, a watermark is a faded background image that displays behind the text in a document. This button is used to insert logos, images or text behind the contents of a page. आपने नोट्स में देखा है कि जिस कोचिंग सेंटर का या जिस स्कूल के नोट्स होते हैं तो पीछे उनका उसी कोचिंग का नेम या लोगो लगा होता है। वो लोगो क्या कहलाता है, वाटरमार्क। तो अगर हम भी कभी नोट्स बना रहे हैं, हमें अपने स्कूल का वाटरमार्क लगाना है, हम अपना नेम एज ए वाटरमार्क भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम इस सेटिंग से लगा सकते हैं। पेज कलर, दिस बटन इज यूज व्हेन यूजर वांट्स टू अप्लाई कलर फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। अगर हम अपना पेज वाइट नहीं रखना चाहते, कोई और कलर का रखना चाहते हैं, जैसे इनविटेशन है तो ब्लू कलर लग दिया या रेड या गोल्डन, तो वो कलर की सेटिंग हम पेज कलर से कर सकते हैं। देन कम्स पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर बटन इज यूज टू पुट अ बॉर्डर अराउंड द पेज। अब कभी कभी इन्विटेशन और ब्राउचर्स में अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स होते हैं, जैसे इस बुक में भी देखें आप, तो यहाँ पे ये एक बॉर्डर लगा हुआ है, तो इस बॉर्डर की सेटिंग पेज बॉर्डर से होगी और फिर हम अपनी मर्जी का कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। देन कम्स पैराग्राफ ग्रुप, the paragraph group is where we can modify all the settings of the paragraph that appear in our document. This allows us to set a few basic paragraph styles and also adjust the indents and spacing. अब पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है कि पैराग्राफ की सेटिंग होती है, आपको पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस चाहिए, पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस चाहिए, एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितनी लाइन्स चाहिए, ये सब सेटिंग कहाँ से होगी, पैराग्राफ ग्रुप से। Indent left, indent left is used to define amount of blank space in centimeters used to separate a paragraph from left margin. अब indent left यानी हमें अपना पैराग्राफ कितनी जगह मार्जिन से छोड़ के स्टार्ट करना है, उसकी सेटिंग कहाँ से होगी, इंडेंट लेफ्ट। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो जगह छुटी हुई है मार्जिन से, तो इस जगह की सेटिंग इंडेंट लेफ्ट से होगी। Indent right, indent right is used to define amount of blank space in centimeter used to separate a paragraph from right margin. अब इसी तरह कभी कभी हम यहाँ से भी जगह छोड़ के पैराग्राफ इधर से तो छोड़ते हैं, यहाँ से भी कभी कभी पैराग्राफ के लिए जगह छोड़ के फर्स्ट लाइन बीच में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से जगह हम कहाँ से छोड़ेंगे, इंडेंट राइट से। स्पेस बिफोर, स्पेस बिफोर इज यूज टू इंडिकेट हाउ मच स्पेस इन पॉइंट्स इट एडेड बिफोर द सेलेक्टेड पैराग्राफ। अब अगर हमें एक पैराग्राफ से पहले 2-3 लाइन्स छोड़नी है या कुछ जगह छोड़नी है, जैसे आप देखें ये लिखा हुआ है, उसके बाद एक लाइन छुटी हुई है, फिर पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो ये सेटिंग हम कहाँ से करेंगे, स्पेस बिफोर से। उसके बाद आ जाता है स्पेस आफ्टर, स्पेस आफ्टर इज यूज टू इंडिकेट हाउ मच स्पेस इन पॉइंट्स एडेड आफ्टर द सेलेक्टेड पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ के बाद हम जगह छोड़ना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग स्पेस आफ्टर से हो जाएगी। अरेंज ग्रुप, the buttons in arrange group help the users to quickly arrange graphical and other elements of the document in relation to the main textual content. अब अरेंज ग्रुप में क्योंकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ वर्ड्स नहीं लिख रहे हैं, हम कभी कभार ग्राफ ऐड कर देते हैं, कभी कभार हम इमेजेस ऐड कर देते हैं, तो उनकी भी एक अलग अरेंजमेंट होती है, हम अलग तरह से उन्हें तरतीब देते हैं। वरना अगर एक साथ ही सारी चीज़ें लिख दी जाएं और फिर उस पर मैं इमेजेस भी लगा दूं तो वो अजीब सा लगने लगेगा, लाइक हर चीज़ एक ही जगह पे लगेगी तो ना समझने में आएगा वो हमें, ना वो हमें देखने में अच्छा लगेगा। तो ये सब सेटिंग्स हम कहाँ से करेंगे, अरेंज ग्रुप से करेंगे, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंटेबल लगे, देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में भी आसानी हो। पोजीशन, पोजीशन इज यूज टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट, पिक्चर और शेप ऑन द पेज वेयर एवर यू वांट। अब पोजीशन होती है इमेज या जो भी आप ऑब्जेक्ट कुछ लगा रहे हैं, चार्ट लगा रहे हैं या टेबल लगा रहे हैं, उसकी कि आप उसको कहाँ रखना चाहते हैं, आप उसको कॉर्नर में रखना चाहते हैं, बीच में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं, ये सारी पोजीशन आप इधर से सेलेक्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग इज यूज टू अरेंज द टेक्स्ट अराउंड एन ऑब्जेक्ट लाइक एन इमेज। अब कभी कभार ये होता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक इमेज है और इसके साथ टेक्स्ट है, तो कभी कभार हमें इमेज और टेक्स्ट एक साथ भी लिखना पड़ता है, तो उसकी सेटिंग है हमारा टेक्स्ट इमेज के कहाँ होना चाहिए, उसकी सेटिंग रैप टेक्स्ट में होगी। आपको अपना जो वर्ड्स है वो इमेज के लेफ्ट में चाहिए, इमेज के राइट में चाहिए या इमेज के इर्द गिर्द चाहिए, उस सब की सेटिंग आप किस में करेंगे, रैप टेक्स्ट में करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग्स द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट। अब अगर आप 2-3 इमेजेस चिपका रहे हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट्स अपने डॉक्यूमेंट में लगा रहे हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे जो आप चाहते हैं कि सबसे आगे नजर आए, कुछ होंगे जिनको आप थोड़ा पीछे रखेंगे, तो इस सब की
सेटिंग ब्रिंग फॉरवर्ड से होगी। अगर आप कोई चीज़ आगे लाना चाह रहे हैं तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड उस पर क्लिक करेंगे और वो आगे आ जाएगा। देन कम सेंड बैकवर्ड, सेंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ फ्रंट पे जो कि आप फ्रंट पे नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि वो बैक पे हो, तो सेंड बैकवर्ड्स। सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन इज यूज टू सेलेक्ट, शो, हाइड एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। अब आप अगर किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके डॉक्यूमेंट्स में हैं उनकी पूरी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, सबको आगे पीछे करना चाहते हैं या किसी को हाइड करना चाहते हैं, तो उसकी किस में होगी, सिलेक्शन पेन में सेटिंग होगी। अलाइन, अलाइन इज यूज टू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक पिक्चर, शेप, आइकन एक्सेट्रा इन अलाइनमेंट विद मार्जिन्स, एज और रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। अब सिर्फ हम टेक्स्ट के साथ तो इमेज नहीं देखेंगे ना, हमारे पास मार्जिन्स भी तो हैं, हमारे पास बॉर्डर भी तो हैं, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि मार्जिन के साथ हमारा ऑब्जेक्ट कैसा लग रहा है, मार्जिन के बिल्कुल अंदर तो नहीं जा रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो उन सब की सेटिंग हम अलाइन से करेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट ना सिर्फ टेक्स्ट के साथ बल्कि हमारे मार्जिन्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी अच्छा लगे। उसके बाद आता है ग्रुप। Group is used to combine two or more objects together so that they can be treated as a single object. अब आप एक इमेज लगा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ नहीं है जो कि आपको अलग से दोबारा लगानी पड़ी है। जैसे सपोज एक सीनरी है लेकिन अब आपने वो सीनरी अपनी इमेज में डॉक्यूमेंट में लगा दी, लेकिन आप चाहते हैं उसमें बटरफ्लाई भी हो, तो आपने बटरफ्लाई की एक अलग से इमेज ली और उस पर लगा दी। अब आप चाहते हैं कि वो एक ही चीज़ बन जाए, यानी अलग पिक्चर्स ना लगें बल्कि एक ही पिक्चर लगे, तो हम उनको सेलेक्ट करके ग्रुप की सेटिंग करेंगे, इस तरह वो एक इमेज बन जाएगी। अब अगर मैं उसको लेके जूम करती हूँ तो वो सीनरी और बटरफ्लाई दोनों जूम होंगी, यानी वो एक ही ऑब्जेक्ट बन गई और फिर उनकी सेटिंग भी एक साथ ही हो जाएगी। रोटेट, रोटेट इज यूज टू रोटेट और फ्लिप द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। और रोटेट तो हर सब ने यूज़ किया होगा, पिक्चर एडिट करते हैं तो सबको पता होता है कि हमें अगर अपनी इमेज घुमानी है या फ्लिप करनी है, इस लेफ्ट साइड पे तो हमें राइट साइड पे करनी है, राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे करनी है, या बिल्कुल ही उसका रोटेट करना है, घुमाना है, तो उसके लिए हम रोटेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेजेस। MS Word 2010 helps in writing letters, applications, CVs, question papers and books in default language set by Microsoft Windows, that is usually English. MS Word 2010 also supports typing text in various other languages like Urdu and Sindhi. To be able to write in other languages, the keyboard for those languages have to be installed in Microsoft Windows. MS Word also supports changing and setting its default language. To change the default language, go to the File menu and select Options. From the Word option dialog box, select Language tab. Now choose one of the available languages as the default language for MS Word 2010. अब वैसे आप लोग अगर MS Word यूज़ करें तो आपको पता होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हमारे पास कौन सी आती है, इंग्लिश की आती है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। MS Word ने वही लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, तो हर कोई इंग्लिश यूज़ करता है। लेकिन कभी कभार हमें उर्दू लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे उर्दू बुक राइट करनी है, या हमें अपनी CV उर्दू में देनी है, या एप्लीकेशन उर्दू में लिखनी है, या अगर इंटीरियर सिंध में हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सिंधी में CV देनी पड़ सकती है, सिंधी में एप्लीकेशन देनी पड़ सकती है। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए अपनी सेटिंग MS Word में चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज सेटिंग चेंज कर सकते हैं MS Word में जाके, और फिर हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज उर्दू या सिंधी हो जाएगी। उसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि पहले तो सेटिंग में जाके MS Word में कीबोर्ड्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उर्दू या इंग्लिश, सिंधी के लिए, या जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसकी आप इंस्टॉल करेंगे कीबोर्ड। उसके बाद सेटिंग में जाएंगे और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश से चेंज करके उर्दू या सिंधी या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें चेंज कर देंगे, तो इस तरह आपकी वो कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कीबोर्ड्स की दी गई हैं कि आपका उर्दू कीबोर्ड कैसा दिखेगा, सिंधी कीबोर्ड कैसा दिखेगा। उर्दू कीबोर्ड में क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा लेटर्स होते हैं तो हमें पहले कुछ लेटर्स नज़र आते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट दबाते हैं तो हमें अपने दूसरे लेटर्स नज़र आते हैं। इसी तरह सिंधी में भी इंग्लिश से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसमें भी होता है, जब पहले आप देखेंगे तो आपको ऐसा कीबोर्ड दिखेगा, लेकिन जब आप शिफ्ट दबाएंगे तो उसके बाद आपको जो वर्ड पहले अल्फ़ाबेट्स पहले नहीं नज़र आते वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा MS Word का टॉपिक खत्म होता है। अब हमारे पास आता है MS Excel। Microsoft Excel, MS Excel is a software that uses a spreadsheet system to organize, display, format and calculate data using advanced features and formulas.
MS Excel is a part of Microsoft Office suite and integrates the other applications in the Office suite. MS Excel offers advanced features to perform calculation, visualize data in graph, and create pivot tables. It efficiently makes use of spreadsheets to organize, analyze, and store data in tabular and graphical forms. It is the most widely used spreadsheet system and has a high demand in many organizations for keeping records of data and presenting them as tables and graph. अब आपको मैं इसकी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपकी एक क्लास है, उसमें कितने 30 स्टूडेंट्स होते हैं या 20 to 30 स्टूडेंट्स होते हैं, तो सर इनके अगर मुझे टेबल बनाना है इनके मार्क्स का, इनके रिजल्ट्स का, तो वो कितना बड़ा टेबल बनेगा, क्योंकि 5 to 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सारे 5 to 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखना, तो वो उसके लिए मुझे एक स्प्रेडशीट चाहिए होगी। स्प्रेडशीट एक ऐसी शीट होती है जिसके में आपके रॉज एंड कॉलम्स होते हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइज करना यानी उन सारी इन्फॉर्मेशन को तरतीब देना आसान हो जाता है। मैं अपनी रॉ में स्टूडेंट्स के नाम लिख सकती हूँ, कॉलम में मैं उनके सब्जेक्ट लिख सकती हूँ, फिर मार्क्स लिख सकती हूँ। उसके अलावा MS एक्सेल का फ़ायदा ये होता है कि कैलकुलेशन उसमें खुद ही हो सकती है, हमें सिर्फ फार्मूला डालना पड़ता है एंड देन वो कैलकुलेशन खुद ही कर देता है। तो हमें अब मुझे एज ए टीचर मैं अगर किसी का रिजल्ट बना रही हूँ तो मुझे साथ में कैलकुलेटर अपने साथ रखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं MS एक्सेल में रिजल्ट बना रही हूँ तो मुझे कैलकुलेटर साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही टोटल कैलकुलेट करता जाएगा। उसके अलावा मैं अगर चाहूँ ग्राफ बनाना, कि मैं एज ए ग्राफ दिखाऊं कि भाई कौन से बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं MS एक्सेल के थ्रू वो भी कर सकती हूँ। अब यहाँ से आपको MS एक्सेल यूज़र इंटरफेस दिख रहा है। बेसिकली ये चीज़ है कि आपको MS एक्सेल जब आप खोलेंगे तो उसमें वो आपको कैसा दिखेगा और आप कौन सी चीज़ कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको क्या बता रही है, ये सब। सबसे पहले जाता है फाइल टैब। फाइल टैब में आपके आ जाते हैं कि आपकी फाइल्स के नेम आ जाते हैं, आपका न्यू फाइल का ऑप्शन आ जाता है अगर आपको न्यू फाइल बनानी है, आपको फाइल सेविंग का ऑप्शन आ जाता है, ये सब सेटिंग आपको फाइल में मिल जाएगी। क्विक एक्सेस बार, क्विक एक्सेस बार में भी सेविंग और यही सब होता है, लेकिन वो क्विक एक्सेस में होता है। लाइक पहले तो मुझे फाइल में जाना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, फिर कहाँ पे सेव करना है, ये सब, तो ये सेटिंग लंबी हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं ये बटन दबा दूँ तो मेरी फाइल फ़ौरन सेव हो जाएगी। तो क्विक एक्सेस का मतलब यही है कि मुझे चीज़ें जल्दी से अगर करनी है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। उसके बाद आ जाए रिबन। रिबन में आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, आपको कुछ डालना है, आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट की साइज़, ये सब चीज़ें रिबन में आ जाती हैं। टाइटल बार, टाइटल बार बेसिकली आपके स्प्रेडशीट का नाम है। अगर आप किसी नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने नाम लिख दिया स्टूडेंट रिजल्ट, तो वो नाम कहाँ पे शो होगा, टाइटल बार में। अब आ जाता है कॉलम हेडर। MS एक्सेल में जो कॉलम्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे A B C D एंड सो ऑन। और उसके बाद रॉस किस में इंडिकेट किए जाते हैं, नंबर्स में, तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये हेडर, कॉलम का जो हेडर है यानी अल्फ़ाबेट यहाँ पे शो हो रहा है, नंबर्स जो है यहाँ पे शो हो रहा है। वर्कशीट एरिया, ये जो आपका एरिया है ये वर्कशीट एरिया कहलाता है, यहाँ पे आपका सारा काम होगा। देन जूम स्लाइडर, आप अगर अपनी शीट जूम करना चाह रहे हैं तो जूम यहाँ से करेंगे, अगर ज़्यादा जूम इन हुई हुई है, आप उसको छोटा करना चाहते हैं तो माइनस में जाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी। हेल्प आइकन, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आपको हेल्प चाहिए या कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप हेल्प आइकन में जाके आपको खुद ही कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आप अपना क्वेश्चन भी टाइप इन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मूलाज। MS Excel 2010 allows its user to perform numerous calculations on data. Common calculations include addition, subtraction, multiplication and division. Comparison of two numbers and finding their average is also possible. Formula tell MS Excel what calculation needs to be performed on the data. Formulas always start with an equal sign. They are defined in the formula bar. अब अगर मैंने आपको बताया कि MS एक्सेल में हम लोग अपने फॉर्मूलाज भी होते हैं तो हम अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो कैलकुलेशंस होती हैं वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। उसके अलावा हम अपना एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली होता ये कि हमें पहले फॉर्मूला लगाने के लिए इज को साइन डालना पड़ता है और उसके बाद अपने नंबर्स चूज करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी गई है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू नंबर्स which are 220 and 87 placed in the columns A2 and B2 respectively. The object is to add these two numbers using MS Excel formula. To achieve this, follow this step.
तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं। जैसे यहाँ पे जो 2 नंबर दिए गए हैं वो A2 में है और B2 में है। A2 में कौन सा नंबर है 220 और B2 में कौन सा नंबर है 87। इन 2 नंबर्स को हमें क्या करना है प्लस करना है और इनका आंसर हमें क्या करना है C2 में लिखना है। तो पहले क्या करूँ, सेलेक्ट सेल C2। पहले मैं क्या करूँगी कि सेल C2 को सेलेक्ट करूँगी क्योंकि मुझे अपना आंसर क्या पे चाहिए C2 सेल में चाहिए। टाइप इज इक्वल्स टू साइन। अब मैंने बताया कि फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है इज इक्वल्स टू साइन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगी इज इक्वल्स टू साइन। Select cell A2 in the worksheet by using the mouse or the keyboard. This action takes place the cell reference A2 in the formula of the selected cell. अब मुझे पहले तो A2 को B2 में प्लस करना है ना, तो पहले मैं क्या करूँगी अपने माउस से या कीबोर्ड से A2 को सेलेक्ट करूँगी। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगी मुझे यहाँ पे A2 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। टाइप प्लस। अब क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं और एडिशन का साइन क्या होता है प्लस, तो मैं प्लस टाइप करूँगी जो कि मुझे यहाँ पे दिखेगा। Select cell B2 in the worksheet by using the mouse or the keyboard to put that cell's reference in the formula of the selected cell. अब उसके बाद मुझे ऐड क्या करना था B2, तो मैं माउस या कीबोर्ड से अगेन B2 को सेलेक्ट करूंगी और वो फिर कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। प्रेस एंटर। उसके बाद मैं क्या दबा दूंगी एंटर प्रेस करूंगी। The answer 307 will be calculated by MS Excel and displayed in the selected cell C2 where the addition formula was composed. Likewise, subtraction, multiplication, division and other mathematical function can be applied. तो जैसे मैंने एंटर दबाया मुझे C2 में अपना आंसर जो कि 307 है मिल जाएगा। इसी तरह हम एडिशन के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मैं बस माइनस साइन वो प्लस साइन की जगह क्या लगा दूंगी माइनस साइन लगा दूंगी। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, प्लस साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन कर लगा दूंगी, बाकी सब वैसे ही होगा। डिवीजन एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शंस कैन बी अप्लाइड। इसी तरह मैं और मैथमेटिक्स के फंक्शन और कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है चार्ट्स। चार्ट्स आर आल्सो नोन एज ग्राफ। दे इंक्लूड डायग्राम एंड टेबल्स। चार्ट फीचर इन MS Excel allows the user to present a set of data visually. A huge set of data may not succeed in presenting its meaning to the reader, whereas visual information helps better understand those data values at a glance. To understand this concept, take an example of the average monthly temperature of Larkana in 2018 as shown below. अब कभी कभार अगर हमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे नंबर्स एक साथ दे दिए जाएं तो हमें उन्हें देखने में और समझने में मुश्किल होती है। जैसे मैंने अभी आपको अभी तक एग्जांपल दे रही थी स्टूडेंट्स के रिजल्ट की, तो मैं अगर इसी एक ही तरह बता दी जाऊँ कि इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं, तो हमें समझने में मुश्किल होगी कि हाईएस्ट मार्क्स कितने, लोएस्ट मार्क्स कितने, क्लास का एवरेज कितना है, कितने बच्चों ने अच्छा पेपर दिया, कितने बच्चों ने बुरा पेपर दिया। ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि मैंने एक साथ आपको बहुत सारे नंबर्स बता दिए। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से नंबर ज़्यादा हैं कौन से कम है, आपको बाकायदा उसको बैठ के पढ़ना पड़ेगा फिर समझ में आएगा। तो उसको आसान बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं सारा रिजल्ट एक चार्ट में या ग्राफ की फॉर्म में बना सकती हूँ। ग्राफ देखने में ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं, तो अगर मैं इस तरह का ग्राफ बनाऊंगी तो आपको समझने में आसानी होगी। जाहिर है जिसका ग्राफ बड़ा होगा ज़्यादा ऊंचा होगा तो उसके मार्क्स ज़्यादा हैं और जिसका नीचे होगा उसके मार्क्स कम हैं, तो ये देखने में हमें आसानी होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है टेम्परेचर की, लाड़काना की टेम्परेचर की, और उसको चार्ट फॉर्म में दिखाया गया। तो आप देख रहे हैं इसमें समझने में कितनी आसानी हो रही है। मंथ्स अलग से डिफाइन किए गए हैं, फिर उनका टेम्परेचर बताया गया। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ही बता देती तो आपको समझ में ना आता, लेकिन अब हमें देखने में आसानी हो रही है। जैसे जनवरी में सबसे कम टेम्परेचर था, उसके बाद दिसंबर में था, देन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जून में दिख रहा है, तो हमें आसानी हो रही है देखने में। The temperature table contains data in a form which is not very helpful for every user to understand. If the same data is converted into graph or chart, the user would be able to reach a conclusion. From the bar chart, we can easily derive the hottest and coldest months and compare them with each other. अब इसमें ये होता है कि हर किसी को समझने में आसानी होती है। जाहिर सी बात है कुछ लोग होते हैं जिन्हें नंबर्स के डिफरेंस इतना समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं ग्राफ बना दूंगी तो सबको पता चल रहा है कि ये लाइन सबसे ऊपर जा रही है तो जून का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, दिसंबर की लाइन सबसे नीचे है, जनवरी की लाइन और नीचे है तो ये कम होगा। तो उन्होंने वही टेबल आपको अब एक ग्राफ फॉर्म में और एक दूसरे ग्राफ के फॉर्म में दिखा दिया। The same data if displayed as a graph or chart will give more meaning and a user can easily derive an understanding of such values at a glance as seen in the below figure.
अब यहाँ पे आपको दो तरह के चार्ट दिए गए हैं। ये बार चार्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार टाइप बने हुए तो इसलिए इसको बार चार्ट कहलाया जाता है। इसी चीज़ को, इसी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या है, लाइन चार्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइन चार्ट। Making this chart is very easy. All we need to do is select the table and click at chart button. There are many types of chart. For most common types of chart are bar charts, column charts, line charts and pie charts. अब इसको ऐड करना बहुत ही आसान है। आप इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास चार्ट आ जाएगा। हमारे पास बहुत सारे तरह के चार्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें से कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो बार चार्ट्स होते हैं, कॉलम चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं और पाई चार्ट्स होते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और आपको इस चैप्टर का काम दे दिया जाएगा। आप ऑफिस से जाके ले सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइम पे काम करें और फिर सबमिट करवा दें ताकि आपका काम चेक हो सके। अल्लाह हाफिज़।